आज हम फिर से एनालिसिस पैरालिसिस के अगले एपिसोड में हैं। दिस इज एपिसोड 4 और इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप कुछ भी अचीव तो कर सकते हैं पर उसका प्रोसेस कैसा होता है। अगेन ये एनालिसिस पैरालिसिस है, सो इन नो केस आई एम टेलिंग यू कि यही प्रोसेस आप फॉलो करो, बल्कि मैं जो आपको बताने वाली हूँ उसमें यही है कि प्रोसेस तो ऐसा है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही एक एथिकल, बहुत ही एक हाई स्टैंडर्ड प्रोसेस हो सकता है और कुछ लोग यही प्रोसेस फॉलो करके जहन्नुम तक भी जा सकते हैं। लाइक होता क्या है कि कुछ भी जब आप अचीव करना चाहते हो तो यू अप्लाई योर माइंड, बेसिक थिंग। माइंड में आपका 5% कॉन्शियस होता है, 95% अनकॉन्शियस होता है, सॉरी सबकॉन्शियस होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, अगर आपको वो एक्टिवेट करना है देन यू हैव टू हैव बिग ट्रिगर्स। आपके पास बहुत बड़े बड़े ट्रिगर होने चाहिए, कोई ऐसी चीज जो जो आपको डू और डाई की सिचुएशन में ला दे कि या तो आपको करना है या मरना है, राइट। अच्छा, दुनिया में जो सबसे बड़ी चीजें अचीव की गई हैं वो डू और डाई के प्रिंसिपल से ही की गई हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी चीज इंडिया की आज़ादी भी थी। डू और डाई, करो या मरो, ये एक स्लोगन था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। ओके, और सो अगेन ये अचीव करने वाले भी वो लोग थे जिनको मैनिफेस्ट करने का ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, इन दैट्स महात्मा गांधी। तो जिनको ये लगता है कि ये सब ऐसे ही हो जाता है, इतनी बड़ी चीज़ें ऐसे ही नहीं होती हैं, तो अगर आप एक बिल्कुल नया मुल्क आज़ाद कर सकते हो तो आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अ थिंग, कि आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर आप इंडिया बॉर्न हो तो आप यूएस के प्रेसिडेंट हो ही ना बन जाओगे, बन भी सकते हो, बट देन क्या आप वो शख्स बनने के लिए तैयार हो जो इस प्रोसेस में आप बन जाओगे? सारा मुद्दा इस चीज़ का है, क्योंकि आप वो शख्स बनने के लिए तैयार नहीं रहोगे। अगर हम महात्मा गांधी का अगेन एग्जांपल ले लें कि उन्होंने अपनी लाइफ में जिस तरह की अचीवमेंट्स ली, उसके लिए उन्होंने कीमत क्या चुकाई, कितने साल वो जेल में रहे, कितनी कितनी लंबी, मतलब अगर आप ये देखो कि वो कितने टाइम भूखे रहे। मेरे तो मेन टेम्पटेशन मेरा फूड होता है। मैं बड़ा बेकार खाना बनाती हूँ बट फिर भी मुझे खाना अच्छा लगता है। बट तो ऐसा नहीं है कि मुझे भूखे रहने का एक्सपीरियंस नहीं है। एंड आई एम रियली गुड एट फास्टिंग, इसलिए नहीं कि मैंने कोई प्रोटेस्ट किया है, बट इसलिए कि कभी खाना बनाने का टाइम भी नहीं मिलता है और सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी खाने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो होता है। सो या मुझे फास्टिंग का एक्सपीरियंस है, बट आई वुड स्टिल से कि भूखे रहना, बिना पानी पिए, और उसकी वजह से किसी पूरी गवर्नमेंट को नीचे ले आना, झुका देना, इट्स नॉट एन इनोसेंट मूव। इसमें बहुत दिमाग लगाया जाता है। तो ये होता कैसे है? अच्छा ठीक है, अभी ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा ये एग्जाम्पल है एक्चुअली कि आप चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर महात्मा गांधी की पूरी लाइफ लें तो वो सब मैनिफेस्टेशन पे ही बेस्ड है, पर अभी हम इसमें आते हैं कि एक सिंपल प्रोसेस क्या होता है उसका। ये सब जो लोग बोलते हैं ना कि उन्होंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया एंड दे डिड इट बाय अफर्मेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, इसमें क्रैप कहाँ पे आता है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हम लाइफ में चीज़ें एक्सपीरियंस कैसे करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो बेसिकली आपको लाइफ में कोई भी अगर सॉल्यूशन पे आना है तो आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा। माइंड आप उतना ही यूज़ कर पाओगे जितना आपके पास है, ठीक है। तो उसके लिए द थिंग इज़ कि आपने कुछ पढ़ा भी हुआ होना चाहिए और बहुत कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए। जितना एक्सटेंसिव आपका नॉलेज का सोर्स है उतने ही क्रिएटिव आपके पास सॉल्यूशंस होंगी। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही क्रिएटिव होता है। जब उसको ज़रूरत पड़ती है, जब वो करो या मरो की सिचुएशन में होता है, तो फिर वो एवरीथिंग अंडर द सन जो है वो एक्सप्लॉइट करता है अपने सॉल्यूशंस को अचीव करने के लिए। उसमें होता ये है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ होगा, आपको लग रहा है कि आप भूल गए होगे, पर ज़रूरत पड़ने पर आप वो चीज़ें
अप्लाई कर लोगे जो इसके पहले आपने कभी अप्लाई नहीं करी होंगी, बट वो चीज़ आपको पता होंगी। और जो चीज़ आपको नहीं पता होंगी, यू विल बी ड्रिवन टू नो इट। तो जब भी मैं किसी बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन में होती हूँ या बहुत ही कोई डिप्रेसिव एपिसोड चल रहा होता है मेरी लाइफ का, तो उस वक्त मेरी जो रीडिंग स्पीड होती है, उस वक्त जिस स्पीड से मैंने बुक्स फिनिश करी है, जिस स्पीड से मैंने नॉलेज एक्वायर करी है, दैट्स डिफरेंट। नॉर्मल लाइफ में आई एम एक्चुअली वेरी लेजी पर्सन। तो अगर मेरी लाइफ में सब ठीक चल रहा है तो मेरी पढ़ने की स्पीड भी उसके अकॉर्डिंग ऐसी हो जाती है, पर हमारा दिमाग जानता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कॉन्शियसली आई जस्ट न्यू कि मुझे कुछ ऐसा पढ़ना होगा जिससे मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ट्रिगर हो पाए, वो नॉलेज क्रिएट करने के लिए, जो ऑफ कोर्स एनीथिंग विच इज in the universe, your mind can also come to that conclusion, right? तो like अगर आइंस्टाइन ने भी कुछ सोचा था, आइंस्टाइन की जो भी थ्योरी, ऐसा तो नहीं है कि वो थ्योरी कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ऑफ कोर्स वो थ्योरी एग्जिस्ट करती थी। आइंस्टाइन वाज द फर्स्ट वन टू बी एबल टू टू बी एबल टू सी इट। तो जैसे अगर हम हिंदी की बात करें या इंडियन फिलोसफी की बात करें, तो हम इंडियन फिलोसफी में नॉलेज को सीइंग के लेवल पे मानते हैं, सीयर, दर्शन। तो क्या वो देख पा रहे हैं? जो है ही नहीं यूनिवर्स में, तो भाई वो तो किसी को नहीं दिखेगा। पर फिलोसफर वो है जिसको वो दिख गया। एंड लाइफ में जिन्होंने भी सबसे बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो महात्मा गांधी हो, तो they are considered philosophers only because they could see something which others could not. Now, तो उसमें होता क्या है कि आपका सबकॉन्शियस बहुत सारी क्रिएटिव सॉल्यूशंस पे आराम से आ सकता है, क्योंकि उसका काम ही क्रिएटिव होना है। हमारा सबकॉन्शियस इतना ज़्यादा क्रिएटिव होता है कि आप जब सो रहे हो तो आपको इस तरह के सपने आते हैं जो आप वेकिंग लाइफ में, जब आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल मैच नहीं करते होंगे, बट आपके सबकॉन्शियस के पास बहुत पावर होती है। और उसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि वो फॉल्स मेमोरीज क्रिएट कर देता है कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए। तो हम एक फॉल्स सेंस ऑफ रियलिटी भी क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज दैट्स द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आप उसको कंस्ट्रक्टिवली कब यूज़ कर सकते हो? जब आपने अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन काम भर पहले से दे रखी है। तो अगर आपने अपने दिमाग को पहले से काम भर इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर आप अपनी वेकिंग लाइफ में पढ़ रहे हो ठीक से, तो आपका जो दिमाग है वो और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है और नए तरीके की क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाने के लिए जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो। तो उसमें तो ये एक साइकिल है, जो जितना ज़्यादा वेल रेड है उसके पास उतने ज़्यादा क्रिएटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके क्रिएटिव सॉल्यूशंस नहीं होंगे, पर आपके सॉल्यूशंस एप्लीकेबल है या नहीं, उनके लूप होल्स क्या हैं, इसका एक एक्सटेंसिव नॉलेज आपको शायद नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पढ़ नहीं रखा, अगर आप इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो आप जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस बनाएंगे वो सॉल्यूशंस क्रिएटिव होंगे, बट वो फूलिश हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपके सॉल्यूशंस क्रिएटिव हो सकते हैं, मगर वो एथिकल हों ज़रूरी नहीं है। और यहीं पे एक डिवीजन आता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में जो चीज़ अचीव करते हैं वो बहुत ही सही तरीके से मोरल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हुए अचीव करते हैं। दूसरे लोग भी अचीव करते हैं, बट वो मोरल स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करते। और ये चीज़ सभी इंटेलेक्चुअल लोगों को पता है कि दिमाग का बुरा से बुरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दैट्स वन रीज़न कि महात्मा गांधी ने कहा था कि एजुकेशन एक्चुअली मीन्स कि आप अपने नॉलेज का एथिकल यूज़ करें। वो मतलब नॉलेज अगर किसी को मिल गई देन इट्स वेरी डिजास्ट्रस। और ये चीज़ आपको प्लेटो और एरिस्टोटल के टेक्स्ट में भी मिलेगी, जिसमें लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चीज़ बहुत ज़्यादा कन्वे की गई है कि यार किसी बंदे के पास नॉलेज हो सकती है, इन्फॉर्मेशन हो सकती है, इट्स इन इटसेल्फ अ पावर। अब उसके बाद बंदा अगर एथिकल नहीं है तो वो बहुत नुकसान कर सकता है।
और इसीलिए एक फिलोसोफर किंग की ज़रूरत होती है, ताकि उसको ये बहुत अच्छे से एक सेपरेट नॉलेज ये भी हो कि अनएथिकल होने के नुकसान क्या है। क्योंकि ना लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं एंड दे हैव सो मच ऑफ कई बार उनमें इतना ज़्यादा प्राइड होता है कि आई एम एबल टू फाइंड सच काइंड ऑफ सॉल्यूशंस। आप ऐसे लोग देखोगे, हर सदी में ऐसे लोग होते हैं जिनके पास हर चीज़ का सॉल्यूशन तो होता है, पर वो एथिकल नहीं होता। पर दे आर लाइक कि जिसके पास ब्रेन है वो करेगा एक्सप्लॉइट। इस तरीके का माइंडसेट भी होता है लोगों के पास, और वहीं पर ये फिलॉसफी आती है कि इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है, इनको ये नहीं पता होता कि अगर वो एथिकल नहीं है तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। तो अगर आप एथिकल नहीं है तो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। डायलेक्टिकल डिस्कोर्स, यहाँ पे हेगल की बात आ जाती है। हेगल हैड सेड दैट जब भी डिसबैलेंस होगा ना, एक मास्टर और स्लेव का एग्जाम्पल अलेक्जेंडर कोजीव की एक बुक है जिसमें हेगल के बेसिस पे ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है। मेन आइडिया ये है कि जब भी एक डिस्पैरिटी होगी, मान लो कि आप राजा हो, आपने जनता को एक्सप्लॉइट किया, अब एक डिस्पैरिटी है, अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं, तो जब तक ये डिसबैलेंस रहेगा तब तक स्ट्रगल रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब तक ये स्ट्रगल रहेगा तब तक झगड़ा होगा, तब तक डिसहार्मनी होगी, और जो पाथ है हार्मनी का वो उस इक्विलिब्रियम से आएगा जब दोनों तरफ के लोग जो हैं वो एक दूसरे में घुलेंगे और they become one, they actually become one. That's the evolution of spirit. कि एक जो कॉमन अगर मैं टेक्निकल टर्म यूज नहीं करना चाहती, बट द कॉमन कॉन्शियसनेस दैट लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ कॉमन कॉन्शियसनेस। तो कॉमन कॉन्शियसनेस क्या होता है कि जो मेरी जो सोच है और जो आपकी जो सोच है, जब वो एक दूसरे से टकराएगी तो कुछ ऐसा बनेगा जो पूरी तरह से ना आपके लिए कंफर्टेबल है ना मेरे लिए कंफर्टेबल है, पर हम दोनों को पता है कि मानना तो यही है, ठीक है। तो और इंडिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंडियन डाइवर्सिटी। सब इंडियन डाइवर्सिटी की बाहर से रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे अंदर से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि मानना तो यही है। क्योंकि अगर हम ये नहीं मानेंगे तो बहुत झगड़े होंगे, है ना। तो ये जो कॉमन कॉन्शियसनेस है, ये जो होती है, इसका जो डेवलपमेंट है वो दोनों तरफ के झगड़ों से होता है, और झगड़े तब तक चलते रहेंगे जब तक डिस्पैरिटी है, और डिस्पैरिटी तब तक रहेगी जब तक एक वर्ग को ये लग रहा है कि वो ज़्यादा अक्लमंद है एंड दे कैन हैव देयर वे बाय हुक और क्रुक। उनको एथिकल होने की ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ स्मार्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप सिर्फ स्मार्ट हैं, यू कैन प्लान अ ह्यूज, लाइक बहुत बड़ा मैसेकर आप प्लान कर सकते हैं। पर अगर आप एथिकल नहीं हैं तो उसमें है ये कि स्मार्टनेस की कोई लिमिट नहीं होती ना। आप स्मार्ट हो, कोई सुपर स्मार्ट भी तो हो ही गई ना, शेर को सवा शेर तो मिलता ही है ना। तो स्मार्टनेस, जो लोग खुद को सिर्फ स्मार्ट समझते हैं एंड दे आर नॉट रेडी टू बी एथिकल, उनकी सबसे बड़ी जो स्टुपिडिटी होती है वो इसी में होती है कि वो खुद को स्मार्ट समझ रहे हैं। क्योंकि अगर एक भी बंदा पूरी सोसाइटी में ऐसा मिल गया आपको जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है और एथिकल है, तो उसके पास जो एज आएगा ना, फिर दैट्स लाइक दैट्स वेरी लॉसलेस सिचुएशन। फिर आपने जो कुछ भी अचीव किया है, हो सकता है कि आप कोई सीरियल किलर हो, कोई साइकोपैथ हो, क्योंकि ये सारे वही लोग होते हैं जो स्मार्ट तो होते हैं पर दे आर नॉट एथिकल। तो दे आर ऑलरेडी वन ग्राउंड लोअर। और इतनी आसानी से, इतनी सही तरीके से हो सकता है आपको कभी किसी ने पहले समझाया नहीं हो कि आपका मोरल होना, नैतिक होना क्यों ज़रूरी है। अगर आप अक्लमंद हो तो रहो, पर आपके अंदर से वो डर कभी नहीं जाएगा कि आपसे भी ज़्यादा कोई अक्लमंद अगर आ गया तो फिर आप गए। और दैट्स मतलब हाउ टू से कि ये एक सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाती है कि आप एथिकल है और आपके पास दिमाग है, तो इन लॉन्ग टर्म आपकी जो बात है वो लोगों को माननी पड़ेगी, क्योंकि देन देयर इज नो लूप होल।